पहाड़ों की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, धुंधपुरा। नाम के मुताबिक ही वो गांव था। सुबह होती तो पहाड़ों से धुंध उतरती और पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लेती। दोपहर तक भी सूरज की रोशनी पूरी तरह जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। पेड़ घने थे, रास्ते तंग थे और लोग कम बोलते थे। पर धुंधपुरा में रहस्य बहुत थे। उस गांव के बारे में एक बात मशहूर थी। जो भी गांव के उत्तरी छोर पर बनी पुरानी हवेली के पास रात में जाता था, वो या तो बीमार पड़ जाता था या फिर अगली सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता था कि वो गया ही क्यों था। उस हवेली को लोग काले साए की हवेली कहते थे। अब एक 15 साल का लड़का उस हवेली के पास पहुंचा। विक्रम धुंधपुरा का सबसे जिज्ञासु लड़का था। उसके पिता गांव के एकमात्र स्कूल में पढ़ाते थे, मास्टर हरिनाथ। उनका मानना था कि हर रहस्य का एक तर्क संगत जवाब होता है और विक्रम उनकी यही सोच लेकर बड़ा हुआ था। पर गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। विक्रम, तू इतना होशियार है तो बता, हवेली में काला साया क्यों दिखता है? काला साया नहीं होता, विक्रम हमेशा यही कहता। विक्रम कभी नहीं गया था, पर उस दिन कुछ अलग हुआ। उस शाम उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुलेखा भागती हुई उसके पास आई। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। विक्रम, मेरे दादाजी वो हवेली की तरफ गए थे कल रात। आज सुबह से घर नहीं आए। कितने बजे गए थे? पता नहीं, रात को कोई आवाज आई। उन्होंने कहा मुझे जाना होगा और चले गए। तुमने रोका नहीं? मैं सो गई थी। सुबह उठी तो उनकी खाट खाली थी। विक्रम ने एक पल सोचा और कहा, चलो अभी। सुलेखा के साथ विक्रम उत्तर की ओर चल पड़ा। गांव के उत्तरी छोर पर देवदार का एक घना जंगल था। जंगल के पार एक पत्थरीला रास्ता था जो सीधे उस पुरानी हवेली तक जाता था। हवेली को बने कम से कम 100 साल हो चुके थे। उसके मालिक कौन थे, यह कोई नहीं जानता था। रास्ते में गांव के और 2 बच्चे मिले। रोहन, मोटा, गोल मटोल, हर चीज से डरने वाला पर दोस्त का साथ कभी न छोड़ने वाला। मीनल, पतली, चुप्पी, पर उसकी आंखें हर चीज नोटिस करती थीं। वो कम बोलती थीं, पर जो बोलती थीं सटीक होता था। रोहन ने कहा, हम भी चलते हैं। डरते हो? हाँ, पर सुलेखा के दादाजी हम सबके दादाजी जैसे हैं। मीनल बस चुपचाप साथ हो ली। चारों जंगल में दाखिल हुए। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की छाया घनी थी, जमीन पर सूखे पत्ते थे। मीनल ने अचानक रुककर नीचे देखा। यहाँ किसी के पाँव के निशान हैं। सबने झुककर देखा। पत्तों पर एक बुजुर्ग के पांव के निशान थे, धीमे कदम, थोड़े भारी। दादाजी के होगे? सुलेखा की आंखें भर आईं। हाँ, और देखो, निशान आगे जा रहे हैं, पर वो सीधे हवेली की ओर नहीं जा रहे, वो उस पुराने कुएं की तरफ मुड़ते हैं। विक्रम ने सोचा, वो कुआं जो गांव वालों ने बंद कर दिया था? सुलेखा ने कहा, हाँ वही कुआं। फिर चारों उस दिशा में बढ़े। जंगल के बीच एक पुराना कुआं था। उसका मुंह पत्थर की भारी शिला से ढका था। शिला पर काई जमी हुई थी, पर उस शिला के पास जमीन पर एक पुरानी छड़ी पड़ी थी। सुलेखा दौड़कर आगे गई। दादाजी की छड़ी। उसने छड़ी उठाई। उसकी आंखें डर और राहत के बीच झूल रही थीं। विक्रम ने कहा, वो यहाँ तक आए थे, पर फिर कहाँ गए? मीनल ने कुएं की शिला को ध्यान से देखा। यह शिला हाल ही में हटाई गई है। देखो, यहाँ काई घिसी हुई है, किसी ने इसे धकेला। रोहन का रंग उड़ गया। मतलब दादाजी कुएं में गिर गए? नहीं, अगर गिरते तो आवाज होती, कोई सुनता, और शिला वापस नहीं होती। तो फिर कहाँ गए होंगे? नहीं पता, पर यहाँ कुछ हुआ जरूर है। चारों हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। हवेली विशाल थी, 2 मंजिला। दीवारें काली पड़ी थीं, शायद किसी पुरानी आग की वजह से। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। दरवाजा बंद था, पर उसमें ताला नहीं था। विक्रम ने दरवाजा धकेला। वो चरचराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। मेरे पास माचिस है। रोहन ने जेब से निकाली। उसने एक दिया जलाया जो वो जाने क्यों साथ लाया था। तुम दिया क्यों लाए? माँ ने दिया था मंदिर के लिए, मैं भूल गया था जाना। रोहन ने मासूमियत से कहा। मीनल ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अंदर एक बड़ा दालान था, धूल की मोटी परत, पुराना फर्नीचर कपड़े से ढका, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। विक्रम ने एक तस्वीर के पास दिया ले जाकर देखा। एक बुजुर्ग आदमी की तस्वीर थी, गंभीर चेहरा, सफेद धोती, हाथ में एक लंबी छड़ी।
और उस तस्वीर के नीचे लिखा था, पंडित वामन दास, इस गांव के संरक्षक, सन 1923। यह हवेली किसी पंडित की थी, विक्रम ने कहा। तभी ऊपर से एक आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई लाठी से जमीन ठोक रहा हो। सुलेखा ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। रोहन पीछे हट गया। मीनल ने ऊपर देखा, कोई है वहां। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरचराती थीं। दिए की रोशनी में दीवारें कांपती सी लगती थीं। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरे की दरार से रोशनी आ रही थी। आवाज उसी कमरे से थी। विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में एक दीपक जल रहा था। उसके पास जमीन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। सिर झुका हुआ था, हाथ में छड़ी थी। दादाजी। सुलेखा भागकर उनके पास गई। बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं, जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। सुलेखा। हाँ दादाजी, मैं हूँ। आप यहाँ क्यों आए? रात को कहाँ गए थे? बुजुर्ग पन्नालाल दादा ने धीरे से सांस ली। मुझे किसी ने बुलाया था। किसने? पन्नालाल दादा चुप रहे। उनकी आंखें उस कमरे की दीवारों पर घूमती रहीं। मीनल ने कमरे का जायजा लिया। एक कोने में पुरानी किताबें थीं, धूल से भरी। दीवार पर कुछ लिखा था। वो दिए को लेकर पास गई। दीवार पर हिंदी में लिखा था, जो यहाँ आए सो जाने, इस जमीन के नीचे छुपा है वो सच जो 100 साल से दबा है। जब तक सच न निकले, साया न मिटे। ये किसने लिखा? रोहन ने फुसफुसाकर पूछा। पंडित वामन दास। विक्रम ने वो तस्वीर याद की। पन्नालाल दादा को पानी पिलाया गया। धीरे धीरे वो ठीक हुए। दादाजी बताइए, आप रात को क्यों आए यहाँ? पन्नालाल दादा ने लंबी सांस ली। बच्चों, मैं तुम्हें एक पुरानी बात बताता हूँ। सब मेरे पास बैठ जाओ। 100 साल पहले इस गांव में पंडित वामन दास रहते थे। वो इस हवेली के मालिक थे। बहुत ज्ञानी, बहुत परोपकारी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव के लिए काम किया। फिर एक दिन एक बाहरी व्यापारी आया, सेठ मोहनलाल। उसने पंडित जी से कहा कि गांव की उत्तरी जमीन पर एक खदान है, वहां काम शुरू करने से पूरे गांव को फायदा होगा। पंडित जी ने मना किया। उन्होंने कहा, वो जमीन गांव के पूर्वजों की है, उसे नहीं खोदा जाएगा। फिर क्या हुआ? सेठ ने रात के अंधेरे में गांव के कुछ लालची लोगों को मिलाकर पंडित जी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला दी। कहा, पंडित जी काले जादू करते हैं, हवेली में उनका साया है। गांव के लोग डर गए। किसी ने सच नहीं पूछा। पन्नालाल दादा की आवाज भर्राई। पंडित जी को गांव छोड़ना पड़ा, पर जाने से पहले उन्होंने इस कमरे की दीवार पर लिखा, जो तुम लोगों ने पढ़ा। उन्होंने कहा था, एक दिन कोई आएगा जो सच उजागर करेगा। और खदान? सेठ ने खुदाई करवाई, पर जमीन से कुछ नहीं निकला। खदान बंद हो गई। सेठ चला गया, पर गांव वालों के मन में डर बैठ गया कि पंडित जी का साया अभी भी हवेली में है और जो भी पास जाएगा उसे नुकसान होगा। और आपको किसने बुलाया रात को? मुझे सपने में पंडित जी दिखे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। मीनल उठी और उस कमरे की दीवारें ध्यान से देखने लगी। विक्रम, एक बात बताओ, अगर पंडित जी ने यहाँ लिखा कि जमीन के नीचे सच दबा है, तो वो क्या हो सकता है? दस्तावेज? कोई पुरानी चीज? मीनल फर्श की ओर झुकी। उसने दिए को नीचे किया। फर्श पर धूल थी, पर एक जगह धूल कम थी और उस जगह के पत्थर बाकी पत्थरों से थोड़े अलग रंग के थे। यहाँ कुछ है। रोहन ने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला। मैं हमेशा ये रखता हूँ नजर बचाने के लिए। मुझे दो। मीनल ने सिक्के से उस पत्थर की दरार में खुरचना शुरू किया। धीरे धीरे एक पत्थर की स्लैब हटी। नीचे एक छोटी सी खोखल जगह थी और उसमें एक पीतल की डिबिया। विक्रम ने डिबिया उठाई, खोली। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था, पीला, पुराना, पर सुरक्षित। उसने धीरे से खोला। वो एक असली दस्तावेज था, पंडित वामन दास के हस्ताक्षर के साथ। उसमें लिखा था, मैं पंडित वामन दास इस बात की गवाही देता हूं कि सेठ मोहनलाल ने मेरे विरुद्ध जो भी आरोप लगाए वो सब झूठे थे। उसने गांव की जमीन हड़पने के लिए मेरी छवि बिगाड़ी,
इस डिबिया में वो सारे पुराने कागजात भी हैं जो साबित करते हैं कि गांव की उत्तरी जमीन का असली हक यहाँ के किसानों का है, किसी सेठ का नहीं। जो भी यह पढ़े सच को गांव तक पहुंचाए। कमरे में चुप्पी थी। पन्नालाल दादा की आंखों से आंसू बह रहे थे। पर दादाजी, तो काला साया क्या था जो लोग रात को यहाँ आते थे और बीमार हो जाते थे? विक्रम ने सोचा, फिर उठकर खिड़की के पास गया। खिड़की के बाहर एक पुरानी जड़ी बूटी की झाड़ी थी, कांटों भरी, घनी। मीनल, ये क्या है? मीनल पास आई। उसने झाड़ी को गौर से देखा। यह विषकन्या का पौधा है। इसकी गंध रात में बहुत तेज होती है। अगर कोई इसके पास देर तक रहे तो चक्कर आते हैं, यादें भ्रमित होती हैं। मतलब? काला साया था ही नहीं, ये पौधा 100 साल से यहाँ है। जो कोई भी रात को हवेली के पास आता था, इस पौधे की गंध से उसे चक्कर आते थे, याददाश्त भ्रमित होती थी। वो डरा सहमा घर लौट जाता था और लोग समझते थे पंडित जी के साये ने मारा। तो 100 साल से पूरा गांव एक झूठ में जी रहा था। हाँ, एक आदमी के लालच ने और बाकी लोगों की चुप्पी ने। अगली सुबह चारों बच्चों ने वो दस्तावेज और पन्नालाल दादा को लेकर गांव के चौपाल में पहुंचे। मास्टर हरिनाथ भी वहां थे, गांव के मुखिया सोहन सिंह भी और बाकी गांव वाले भी। विक्रम ने सब कुछ बताया, हवेली में क्या हुआ, दस्तावेज क्या कहता है और विषकन्या का पौधा। पहले लोगों ने विश्वास नहीं किया। बच्चे क्या जानते हैं, हवेली में जाने की हिम्मत कैसे हुई? यह सब बकवास है। पर मास्टर हरिनाथ ने दस्तावेज उठाया, उसे ध्यान से पढ़ा। उनके चेहरे का रंग बदल गया। यह वामन दास जी की लिखावट है। मैंने उनके पुराने पत्र देखे हैं, यह असली है। पर वो तो जादूगर थे। नहीं थे। मास्टर हरिनाथ की आवाज कड़क थी। हम सब ने एक झूठ पर भरोसा किया, बिना पूछे, बिना जांचे, और उस झूठ ने एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद की। चौपाल में सन्नाटा। बुजुर्ग रामनाथ काका, जो गांव के सबसे पुराने व्यक्ति थे, धीरे से उठे। मुझे याद है वामन दास जी, मैं तब बच्चा था। उन्होंने मेरी माँ की बीमारी में मदद की थी। पर जब सेठ ने अफवाहें फैलाई, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं डर गया था। ये मेरी गलती थी, हम सबकी गलती थी। गांव वालों ने उस दिन एक फैसला किया। हवेली की सफाई की गई, विषकन्या के पौधे काटे गए, पंडित वामन दास की तस्वीर को चौपाल में सम्मान के साथ लगाया गया और उनके दस्तावेज के आधार पर उत्तरी जमीन का हक औपचारिक रूप से गांव के किसानों के नाम किया गया। अगले कुछ हफ्तों में धुंधपुरा बदल गया। हवेली की सफाई हुई, उसे एक पुस्तकालय में बदलने का फैसला हुआ। पंडित वामन दास की याद में उनकी जो भी पुरानी किताबें थीं, उन्हें संरक्षित किया गया। गांव के बच्चे अब उस हवेली में पढ़ने जाते थे। धुंधपुरा में अब धुंध पहले जितनी घनी नहीं लगती थी, या शायद लगती थी, पर अब लोग उससे डरते नहीं थे। हर सुबह शीतल नदी बहती थी, देवदार के पेड़ हवा में झूमते थे, बच्चे हंसते थे और ज्ञान भवन में दिए जलते थे। विक्रम कभी कभी उस पुरानी दीवार के पास जाता जहां पंडित वामन दास ने लिखा था, जब तक सच न निकले साया न मिटे। और वो सोचता, सच निकल गया, साया मिट गया।